नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा सूत्रों ने कहा है। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इस्तीफा कब दिया, 3 दिन पहले दिया या आज दिया? इस्तीफा देने के बाद चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा आधिकारिक रूप से बयान तो दे सकते थे, उनके इस्तीफे का पत्र सार्वजनिक किया जा सकता था। कुछ भी नहीं। हर जगह यह खबर सूत्रों के हवाले से चल चुकी है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा इस्तीफा दे रहे हैं और कोई आधिकारिक बयान नहीं। अंधेरे रास्ते से निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? खबर चलने के काफी देर बाद तक ट्रस्ट की तरफ से कोई खंडन नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम की अयोध्या में आधिकारिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध लग गया है। सूत्र ही अधिकारी बनकर तरह तरह की खबरें लीक कर रहे हैं। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, सूत्रों ने ही जानकारी दी। उन्हें गिरफ्तार करने, पूछताछ की खबरें चल गईं, सूत्रों ने ही बताया। सवाल एफआईआर पर भी हो रहा है कि जिन 8 लोगों के नाम हैं, उनके पिता का नाम और पता नहीं, फिर भी ये लोग मंदिर ट्रस्ट में काम कर रहे थे। यह भी सवाल मीडिया में उठ रहा है कि यह सब जानकारी एफआईआर में क्यों नहीं। लेकिन इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? तभी मिलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जिस ट्रस्ट का काम राम मंदिर का काम देखना है, उसे किस बात का भय? उसमें इतना भी नैतिक साहस नहीं कि अपने मामले की जानकारी आधिकारिक रूप से दे दे। क्या इस तरह से इस्तीफा दिया जाता है? खबर गलत निकल गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ट्रस्ट ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। इससे अधिक पतन क्या हो सकता है? सूत्रों ने कहा है कि मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। कायदे से सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और अब राम मंदिर ट्रस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, इसकी भी कोई सूचना नहीं। सूत्र ही बोल रहे हैं कि ट्रस्ट की अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। कब होगी अगली बैठक, कुछ पता नहीं। कहीं यह खबर किसी और जगह से, वहीं से तो नहीं आई जहां से व्हाट्सएप के जरिए आती है कि आज यही चलाइए। 7 जून को यह मामला सामने आया, मंदिर में डकैती का। अगर तभी चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया होता तो नैतिकता का रंग कुछ ना कुछ चढ़ जाता। 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ। अगर तब भी इस्तीफा दिया होता तब भी कुछ मर्यादा रह जाती। लेकिन 25 जून की एफआईआर के बाद सूत्रों से इस्तीफे की खबर चैनलों पर चली है। इसमें कम से कम नैतिकता और राम की मर्यादा नजर नहीं आती। इसीलिए इस्तीफा देकर लाल बहादुर शास्त्री बनने का टाइम चंपत राय और अनिल मिश्रा का निकल चुका है। इस्तीफे की खबर आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में भाषण दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि कार्रवाई अभी प्रारंभ हुई है। तभी लगा कि एफआईआर के बाद अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई
तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी तो तभी होता जब चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ पहले दिन एक्शन लिया जाता, वरना इस तरह की बातों को लोग कोकोनट वाटर समझकर गटक जाते हैं और संदेह करते रहते हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कार्रवाई प्रारंभ हुई है। पहली एफआईआर में 8 लोगों के नाम थे, मगर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के नाम तो नहीं थे। एफआईआर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भी नहीं कराई गई। मंदिर में डकैती हुई तो ट्रस्ट के महासचिव और सर्वे सर्वा चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? एक स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर चंपत राय की तरफ से पहली एफआईआर कराई जाती और दूसरी या तीसरी एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम आ जाता, तब तो मजाक ही उड़ जाता कि जिस व्यक्ति ने मंदिर में डकैती को लेकर एफआईआर कराई, उसी के खिलाफ एफआईआर हो गई। चंपत राय की जगह ट्रस्ट के एक नए सदस्य कृष्ण मोहन की तरफ से एफआईआर हुई है। कृष्ण मोहन सितंबर 2025 में ट्रस्ट के सदस्य बने, 2012 तक फॉरेस्ट सर्विस में तैनात थे। क्या यह मान लिया जाए कि चंपत राय ने एफआईआर इसलिए नहीं कराई क्योंकि वे भी संदेह के घेरे में हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है इस्तीफा देने के बाद? इस्तीफा क्यों हुआ? क्या उस अज्ञात टकराव को टालने के लिए जो मोदी बनाम योगी का रूप ले सकता था, या इसके बाद भी इस टकराव का रंग अभी दिखना बाकी है? सूत्रों की बहुत मौज है। उनके अनुसार खबर छपी है कि विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से इस्तीफा देने की सलाह दी। 7 जून को मामला आया और सलाह का असर हुआ 26 जून को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ऐसी सलाह नहीं दी, ना सूत्रों ने ऐसा कुछ कहा। सियासी चर्चाओं में योगी के विरोधी माने जाने वाले और दिल्ली के करीबी कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का बयान है कि चंपत राय पूजनीय है, आदरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्रा ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है कि चंपत राय की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक चंपत राय को लेकर नाम लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने नोट किया होगा, एक बार भी उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम लेकर क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं की। उनकी एक ही लाइन है, कोई नहीं बचेगा। केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। अयोध्या से जुड़े इतने संतों ने कार्रवाई की मांग की, फिर भी योगी आदित्यनाथ अभी तक चंपत राय पर हाथ डालने से हिचकते रहे। देवरिया में दिया गया उनका बयान क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के लिए ही था? योगी आदित्यनाथ किसे कह रहे हैं, राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। जिन लोगों को ट्रस्ट चलाने की जिम्मेदारी दी गई, मर्यादा की कमान तो उन्हीं के हाथ में थी। क्या उन्होंने पालन किया? ट्रस्ट के एक और सदस्य हैं नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय की ईमानदारी की कस्में खा रहे थे। क्या अब नृपेंद्र मिश्रा भी इस्तीफा देंगे? उनकी कोई जवाबदेही तय होगी? ट्रस्ट के सभी सदस्यों को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या अब उनके खिलाफ एफआईआर होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, पूछताछ होगी? क्या योगी आदित्यनाथ उन लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे जिनके संबंध पीएमओ से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं? कांग्रेस प्रवक्ता का यह सवाल गौर करने लायक है। क्योंकि ये चंदे की चोरी नहीं है, बल्कि ये डकैती है जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलजुल कर डाला है और सबके सामने दिन दहाड़े डाला है। जहां तक बात है कि एसआईटी गठित करके जांच की जाएगी और न्याय किया जाएगा, तो ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि ये एसआईटी जो है सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। नहीं तो एसआईटी बनाई है सीएमओ ने, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, जबकि जिन पर आरोप लगे हैं, जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति हुई है पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। अब ऐसा कभी होता है कि सीएमओ कभी पीएमओ पे कार्रवाई कर सकता है क्या? आप बताइए। असल में मामला ये नहीं है।
ये लोग आज से नहीं, ये 90 के दशक से भगवान राम के चंदे की चोरी करते आ रहे हैं और ये सब जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, आपस में मिल बांट के खाते हैं। समस्या तो ये है कि अब ज्यादा हिस्सा जो है वो दिल्ली वाले ले जा रहे हैं। इससे परेशान होकर लखनऊ वालों ने ही ये भांडाफोड़ किया है और एसआईटी जो है वो दबाव बनाने के लिए बनाई है, ना कि न्याय करने के लिए। और वो आपको पता भी चल गया होगा, जब एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है तो उसके बाद एफआईआर जो दर्ज हुई है उनमें एक भी वो नाम नहीं है जो मुख्य आरोपी के रूप में दिखाए जा रहे थे। चंपत राय जिस ट्रस्ट के महासचिव हैं, उसका गठन ही गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के नोटिफिकेशन से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस ट्रस्ट के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट को सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र बनाया गया है, यानी स्वायत्त संस्था है। किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि राम मंदिर बनाने वाली इस संस्था के सदस्यों पर मंदिर की संपत्ति लूटने के गंभीर आरोप लग जाएंगे और इसके गठन के 6 साल के भीतर इसके सबसे ताकतवर और पहले महासचिव को पद छोड़ना पड़ेगा। यह भी इतिहास बन गया। इसकी एक वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस राम की मर्यादा की बात कर रहे हैं, अगर उसकी समझ वही है जो आम लोगों की है, तब उसके किसी भी पैमाने से चंपत राय के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी तय मानी जानी चाहिए। जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनमें सबसे अहम है टिन्नू यादव। पहले यह चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, धीरे धीरे कारोबार इसका बढ़ता गया। जाहिर है इसे राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के काम में बिना चंपत राय की अनुमति या सिफारिश के नहीं लगाया जा सकता था। यह तो बैंक का रिटायर कैशियर भी नहीं है जिसे नोटों की गिनती का कोई अनुभव हो। इस टिन्नू यादव का एक और भतीजा मनीष यादव का नाम भी एफआईआर में है। अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से जुड़े हैं। रमाशंकर मिश्रा लवकुश मिश्रा के पिता हैं, अनुकल्प मिश्रा के ससुर हैं। गजब का परिवारवाद मंदिर के भीतर चंपत राय ने विकसित किया है। तो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, इनमें से 5 लोग सीधे सीधे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और एक और पावरफुल सदस्य अनिल मिश्रा से जुड़े हैं। इनके पास से चढ़ावे का पैसा बरामद हुआ है, ऐसी रिपोर्ट छपी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के कारण इन सब की नियुक्ति हुई और इन्हें पता ही नहीं चला दोनों को कि मंदिर में डकैती हो रही है। कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है। हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है, सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहां पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर ज्वेलरी, वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, 10 सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियां चोरी होती थी और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती थी उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया। जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है
उनमें से 5 की नियुक्ति क्या राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के काम में हो जाती अगर ये रिश्तेदार नातेदार नहीं होते? क्या यह नियुक्ति पेशेवर तरीके से की गई? इसीलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा की जवाबदेही बहुत गंभीर है। जिस राम मंदिर में पुजारी की नियुक्ति के लिए बाकायदा विज्ञापन निकाला गया, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ट्रस्ट ने गाइडलाइन बनाई। इसके अनुसार वही आवेदन कर सकता था जिसने 5 साल तक गुरुकुल की शिक्षा ली हो, संस्कृत का अध्ययन किया हो, रामानंद संप्रदाय से हो, उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच की हो। 3000 लोगों ने अप्लाई किया। इनके इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू करने के लिए 3 लोगों का पैनल बना। इस पैनल में वृंदावन से जयकांत मिश्रा, अयोध्या से 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास को शामिल किया गया। 20 पुजारियों की नियुक्ति के लिए 3000 युवाओं का इंटरव्यू हुआ। इनमें से 200 लोगों को चुना गया और इन 200 में से 20 पुजारी का चयन हुआ जिन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के लिए ट्रस्ट ने धार्मिक विधि विधान समिति भी बनाई जिसके तहत ट्रेनिंग दी गई। दावा किया गया कि इन सभी को मेरिट के आधार पर चुना गया है। हमने यह सब इन खबरों से ही आपको जानकारी दी है जो उस वक्त मीडिया में छप रही थी। जिस देश में, जिस कंट्री में, जिस इंडिया में डॉक्टर की परीक्षा में पेपर चोरी हो जाती है, सॉल्वर 60 लाख 50 लाख लेकर किसी को एमबीबीएस पास करा देते हैं, उस देश में राम मंदिर में चुने गए पुजारियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कर लेनी चाहिए। खासकर चढ़ावे में हुई डकैती का मामला सामने आने के बाद। अब आप बताइए, मंदिर में पुजारी की नियुक्ति के लिए कम से कम एक प्रक्रिया तो बनाई गई, पुजारी की योग्यता का आधार तय हुआ, लेकिन मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाले कई 100 करोड़ रुपए सोना चांदी का हिसाब रखने के लिए रिश्तेदारों को चुन लिया गया। सारा खेल पूजा पाठ के पीछे का है। राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती के लिए स्टेट बैंक से करार किया। उस करार के तहत बैंक को ही गिनती के लिए कर्मी देने थे। अब बैंक से पूछना चाहिए कि इस काम के लिए किसी रिटायर कैशियर को क्यों नहीं रखा गया। किसके दबाव में टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा को रखा गया? इनकी क्या योग्यता थी? यही अपने आप में सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। राम के मंदिर में भर्ती घोटाला हो गया मोदी सरकार के दौर में, और इसी के आधार पर चंपत राय के खिलाफ भी एफआईआर सबसे पहले होनी चाहिए थी और उन्हें भी 7 जून को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जो ट्रस्ट है इसको भंग करके नए लोगों को इसमें डालना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन राम मंदिर का कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। ध्वजारोहण कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। हर चीज का श्रेय नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन जब चंदा चोरी होगा तो मोदी जी चुप कैसे रहेंगे? आप इस महापाप पर, इस आस्था पर प्रहार जो हुआ उस पर चुप नहीं रह सकते, आपको बोलना होगा और प्यादों के पीछे छुपने की कोशिश भी मत कीजिए। बेहिसाब घोटाला है। लोग पूछ रहे हैं, विपक्षी नेता का कोई रिश्तेदार होता तो अब तक ईडी आईटी की जीपें अयोध्या से लेकर बिजनौर तक में घनघना रही होती, लेकिन लगता है केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमें पेट्रोल बचा रही हैं, अयोध्या का रास्ता भूल गई हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? पुजारी की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू पैनल, कैशियर की नियुक्ति के लिए कोई पैनल नहीं। वैसे यह काम केवल राम मंदिर में नहीं हुआ, इसे ही लैटरल एंट्री कहते हैं। मोदी सरकार इस काम में मास्टर है। ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा को इतनी बार एक्सटेंशन मिला कि कई लोग चीफ बनने का सपना लिए रिटायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संजय कुमार मिश्रा को पद छोड़ना पड़ा। तो साफ है, अपने परिचितों को चढ़ावे के काम में रखने के मामले में चंपत राय दोषी नजर आते हैं। मंदिर प्रबंधन से जुड़े 2 पूर्व अधिकारियों ने आरोप लगाए कि चंपत राय को जानकारी दी गई मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक ने मंदिर निर्माण की सामग्री की खरीद में 40% कमीशन मांगे जाने का आरोप कैमरे पर लगाया, तब भी चंपत राय पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उस मामले में भी चंपत राय के खिलाफ एक्शन 4 साल पहले हो जाना चाहिए था। अनिल मिश्रा का भी यही हाल है। उन पर भी डकैती में शामिल रिश्तेदारों की नियुक्ति के आरोप के अलावा
जमीन खरीद के कई मामले में गवाह बनने के आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। हरीश पाठक, कुसुम पाठक की जमीन 2 करोड़ में खरीदने के समय अनिल मिश्रा गवाह थे और 5 मिनट के भीतर जब वही जमीन ट्रस्ट खरीदती है 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, तब भी अनिल मिश्रा गवाह थे। इसके बाद भी चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा, इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर होने के बाद इस्तीफे को कार्रवाई आप नहीं मान सकते। कार्रवाई तब होगी जब चंपत राय के खिलाफ एफआईआर होगी और गिरफ्तारी भी। यह मामला हर किसी को चुनौती दे रहा है, खासकर उन लोगों को भी जो आंखें बंद कर राम मंदिर के मामले में भरोसा कर बैठते हैं। गांव-गांव में चर्चा है, फिर भी जनता की नाराजगी का डर किसी को नहीं, ट्रस्ट के सदस्यों को भी नहीं। इतना अहंकार कहां से आ रहा है? क्या अब लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करने के नाम पर राम मंदिर में डकैती और जमीन घोटाले के मामले में भी आंखें मूंद लेंगे? उनकी मोदी भक्ति बड़ी है या राम भक्ति बड़ी है, अब तो इसका भी इम्तहान है। इस जांच का जो भी नतीजा निकले, मगर कानून की नैतिकता के हर पैमाने पर इसे लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। एसआईटी के पहले एफआईआर नहीं हुई, ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी बनी, एसआईटी ने एफआईआर नहीं कराई, ट्रस्ट के एक सदस्य ने एफआईआर कराई। एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट के सदस्य को सौंपी गई। यूपी सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी गृह विभाग संजय प्रसाद मंदिर ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो सदस्य हैं, उन्हीं को एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जाती है। यानी देश को पता नहीं उस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य को शायद पता हो, यह सवाल उठ सकता है। ट्रस्ट के दूसरे सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर कराई, क्या उन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट देखी? किस आधार पर कृष्ण मोहन ने एफआईआर कराई? एफआईआर तो पहले ही दिन हो सकती थी, मगर 18 दिनों तक नहीं हुई। इसीलिए जांच के नाम पर अभी तक जो भी हुआ वह कानून की नैतिकता के पैमाने पर और धर्म के कथित न्याय के पैमाने पर विश्वास पैदा नहीं कर रहा। जैसे ही डकैती का मामला सामने आया, चंपत राय को महान बताने वाली प्रोफाइलें फेसबुक पर छपने लगी, वायरल होने लगी। उसी समय शक हुआ कि इसकी क्या जरूरत है। उनका परिचय इस तरह से लिखा गया कि भारत के संविधान के लिए लड़ते हुए जेल गए, लेकिन जब इनके नेतृत्व में राम मंदिर में डकैती हुई तब इन्होंने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया? संविधान और धर्म की किस मर्यादा का पालन किया? मंदिर निर्माण से जुड़े मामलों और निर्माण के लिए चंदा जुटाने के अभियान में चंपत राय ही सर्वे सर्वा थे, क्योंकि ट्रस्ट का महासचिव ही सबसे शक्तिशाली होता है। उसी तरह अनिल मिश्रा का भी बायोडेटा है। अवध क्षेत्र में संघ के बड़े नाम बताए जाते हैं। चंदा अभियान से भी अनिल मिश्रा जुड़े थे। हमारी समझ में नहीं आता, जांच की सिफारिश किसने किया? ट्रस्ट ने। जांच करने वाले कौन? सरकार में बैठे हुए लोग। ट्रस्ट की रिपोर्ट किसको एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? ट्रस्टी को। कल एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट ने। जब ये सारे काम ट्रस्ट ही कर रहा है तो न्याय की उम्मीद किस बात की है? जिन पर आरोप लगा है डकैती का, जिन पर यह आरोप लगा है कि जिनके संरक्षण में डकैती हुई है, जिनके संरक्षण में चढ़ावा लूटा गया है, जिनके संरक्षण में गहने आभूषण गायब हुए हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, छोटे कर्मचारियों को फंसा दिया गया। वैसे वो भी गुनाहगार हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन जिनके संरक्षण में हुई,
महिपाल सिंह ने किसका नाम लिया था? महिपाल सिंह संघ से जुड़े हुए थे, पुराने आदमी हैं, उन्होंने किसका नाम लिया? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव? कहीं कुछ नहीं। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने किसका नाम लिया? 40% कमीशन कौन लेता था? कहीं कोई कार्रवाई नहीं। क्या आप छोटी मछलियों को फंसाकर जेल भेजकर स्त्री करना चाहते हैं इस लूट कांड का, डकैती कांड का? जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब गोदी चैनलों ने अपने अपने कवरेज पर पानी की तरह पैसे बहाए। इस तरह के दावे किए जाते थे कि फलां चैनल पर 108 घंटे का अखंड कवरेज चलेगा, कोई दूसरी खबर नहीं चलती थी। अब डकैती हो गई, राम मंदिर में डकैती हो गई, तो बहुत सारी खबरों के बीच यह भी एक बड़ी खबर है। गोदी चैनल के किस चैनल ने अपनी तरफ से कोई तफ्तीश की हो, कोई ब्रेकिंग खबर इस मामले में निकालकर लाने की कोशिश की हो? सारी खबरें यूट्यूब से निकलकर आ रही थीं और हिंदी के अखबारों से। जनवरी 2024 में जब उद्घाटन हो रहा था तब सुरक्षा को लेकर मीडिया में इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट आई। 10,000 सीसीटीवी कैमरे की तैनाती की बात की गई, कमांडो तैनात थे, खुफिया एजेंसी होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने एक ऐसी दीवार बनाने की बात की जिस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसे ऐसे दावे किए गए। राम मंदिर का मामला ऐसे ही सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, आतंकी हमले की आशंका रहती है, तो इतनी सारी तैयारी की खबरें बता रही हैं कि इस सुरक्षा बंदोबस्त का एक बड़ा मकसद यह भी था कि आतंकी हमले को रोकना है। लेकिन हुआ उल्टा। भीतर मौजूद ट्रस्ट के सदस्यों के रिश्तेदार डांका डालकर बाहर निकल गए। बंदूकें किसी आतंकवादी की तलाश में थीं और डकैत भीतर से सोना समेट रहे थे। जेम्स बॉन्ड होता तो गन्ना चूसने लग जाता। उसे भी समझ नहीं आता कि जिस मंदिर में इतना इंटेलिजेंस, इतनी सुरक्षा, वहां पर सोना चांदी करोड़ों का कैश लेकर लोग निकल गए। आपने धूम जैसी पिक्चर देखी होगी। एक हीरा चोरी करने के लिए चोरों को शहर भर में कितनी रफ्तार से बाइक भगानी पड़ती है, ऊंची ऊंची दीवारें चढ़नी पड़ती है, लोहे की दीवार काटनी पड़ती है, वह भी कुछ सेकंड के भीतर, और माल लेकर निकलना होता है। लेकिन यहां तो हजारों सीसीटीवी कैमरों के बीच न जाने कितने दिन करोड़ों रुपए कैश और किलो किलो सोना चांदी लेकर लोग आराम से निकलते रहे। मंदिर की सुरक्षा में केंद्र की एजेंसियां हैं, यूपी की पुलिस है और प्राइवेट एजेंसी भी है। यह खबर याद कर लीजिए, जब निजी सुरक्षा कंपनी SIS को मंदिर की सुरक्षा का काम मिला तब इसके शेयर के दाम उछल गए। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 से 24 में SIS का शेयर करीब 38% चढ़ा। कंपनी की ओर से कहा गया SIS ने राम मंदिर परिसर में कर्मियों की तैनाती के लिए आधिकारिक प्राइवेट सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है। SIS ने मई 2022 से राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया था। इस कंपनी के संस्थापक बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं रविंद्र किशोर सिन्हा। यानी निजी सुरक्षा का काम भी अपनों को मिला, तब भी मंदिर में डकैती हो गई। इस पोस्टर को बीजेपी के हैंडल से भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ थामे मंदिर लिए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर के भीतर से डाकू सोना चांदी लेकर बाहर आ रहे हैं, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। यह इम्तिहान मोदी का भी है, योगी का भी है, लखनऊ का भी है और दिल्ली का भी। क्या मोदी चंपत राय की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए हैं? और क्या योगी चंपत राय पर हाथ डाल देंगे या चंपत राय इस्तीफा देकर निकल जाएंगे? यह बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि अगले साल यूपी में चुनाव है और किसका भविष्य दांव पर है। आप सरकार से सवाल कर दीजिए तो आपको टूल किट गैंग, नक्सल गैंग, अर्बन नक्सल, सोरोस गैंग कहा जाता है। राम मंदिर से सोना चांदी रुपए की डकैती हो गई और कोई गैंग नहीं, कोई सरदार नहीं, यह कैसे हो सकता है? करोड़ों रुपए लूट लिए गए, बेहिसाब मात्रा में सोना चांदी गायब। यह सब बिना गैंग के नहीं हो सकता। अफसोस कि अभी तक इस मामले का हाल नीट परीक्षा जैसा लग रहा है। पेपर चोरी हो गई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, सॉल्वर पकड़ा गया मगर गैंग बच गया। गैंग कब पकड़ा जाएगा? गांव गांव में लोग इस लूट को समझ गए हैं। वे हताश महसूस कर रहे हैं कि जब राम मंदिर में डकैती हो गई तब बचा ही क्या। दूध का दूध एंड वाटर का वाटर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी बहुत सारे पहाड़ चढ़ने हैं।
डकैती के मामले में उन्हें पहाड़ चढ़ना ही होगा। इस मामले में पहाड़ की परिक्रमा से पूजा पूरी नहीं होने वाली है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।